मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ। मां बनना एक बहुत ही खास एहसास होता है एक महिला की जिंदगी का, लेकिन आजकल के इस भाग दौड़ वाले लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इनफर्टिलिटी काफ़ी आम होता जा रहा है। इनफर्टिलिटी इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। तो ऐसे में एक कपल जब चाहते हैं कि वो कंसीव करे, बहुत सारे कपल्स में देखा जाता है कि कंसेप्शन में उन्हें मुश्किलाहट आती है। लेकिन मेडिकल फील्ड में इतने एडवांसमेंट हो गए हैं कि डॉक्टर्स आजकल तरह तरह के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और इन्हीं में से एक तकनीकी विकास है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ। आईवीएफ या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को शुरुआती दिनों में लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कहा करते थे। हालांकि आजकल सबको पता है कि आईवीएफ इज अ टेक्निक जिसके द्वारा वो निसंतान कपल्स जिनको कंसेप्शन में किसी तरीके की कुछ असुविधाएं आ रही हैं वो भी माता पिता बन सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART कहा जाता है। सो अगर आप भी ऐसे कपल हैं जिन्होंने बहुत सारे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स करवाई हैं एंड एज अ लास्ट रिजॉर्ट यू आर गोइंग टुवर्ड्स आईवीएफ, मतलब आप सोच रहे हैं आईवीएफ के बारे में या फिर आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको आईवीएफ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए एक बहुत ही सरल भाषा में वो आपको यहाँ मिलने वाली है। कोई भी नॉन मेडिको इस पूरे वीडियो को अगर देखेगा उसे समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया होती है और आप बेहतर तैयार रहेंगे मेंटली इस पूरे प्रोसीजर के लिए। आईवीएफ ट्रीटमेंट में अंडर कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट्स, मतलब लेबोरेटरी में कुछ नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर एक स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और फिर इसके आगे उसे एक माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और इसके आगे नॉर्मल जिस तरीके से दूसरी प्रेगनेंसीज आगे बढ़ती हैं ये प्रेगनेंसी भी आगे बढ़ती है और आगे जाके एक बेबी का जन्म होता है। लेकिन सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना ही जटिल ये पूरा प्रक्रिया है और कई बार हो सकता है कि आईवीएफ साइकिल्स में फेलियर भी हो जाए और ये एक बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट प्रोसीजर है। कई सिचुएशंस हो सकते हैं जब आपके डॉक्टर आपको आईवीएफ की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि कुछ दूसरी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो भी आपने करवाई है वो फेल हो गई हो, या फिर जो मेल पार्टनर है उनके स्पर्म में कमी हो या स्पर्म की मोटिलिटी सही नहीं हो, जो फीमेल पार्टनर है उनमें पीसीओडी जैसे मेडिकल इश्यूज हो जिसमें ओव्यूलेशन की समस्याएं रहती हैं, या फिर उनमें फैलोपियन ट्यूब की कोई समस्या हो, शायद उन्हें शुरुआती प्रेगनेंसी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रहा हो जिसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब हटाना पड़ा हो, या फिर एंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर अन्य कुछ कारण भी हो सकते हैं। आईवीएफ के कुछ केसेस में डोनर स्पर्म या डोनर एग का भी यूज किया जाता है, मतलब अगर मेल पार्टनर के स्पर्म की जो हेल्थ है वो सही ना हो, मोटिलिटी सही ना हो, या कोई उनको जेनेटिक इश्यू हो, या फिर ओवम में भी इसी तरीके की कोई परेशानी हो, ऐसे केसेस में डोनर एग या डोनर स्पर्म का यूटिलाइजेशन भी किया जाता है। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो आईवीएफ प्रक्रिया में कई स्टेप्स हैं। ओवेरियन स्टिमुलेशन, उसके आगे महिला की ओवरी से एग निकालना, फिर पुरुष से स्पर्म प्राप्त करना, इसके आगे फर्टिलाइजेशन और फिर महिला के गर्भ में भ्रूण की स्थापना करना। तो हम वन बाय वन स्टेप को समझते हैं इन अ वेरी सिंपल वे। पहला स्टेप होता है कि जो महिला आईवीएफ के लिए अभी जा रही है उनको कई महीनों तक कुछ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन लेने पड़ते हैं जिससे कि उनका जो ओवम का प्रोडक्शन है, एग्स का प्रोडक्शन है वो सही हो जाए। साइकिल की शुरुआत में उनकी ओवरीज को कई अंडे बनाने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है यूजिंग सर्टेन सिंथेटिक हार्मोनल ट्रीटमेंट, ताकि इससे एग्स मैच्योर हो और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो। एक से ज़्यादा एग्स की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हो सकता है कुछ एग्स फर्टिलाइजेशन के आगे अच्छी तरह से विकसित ना हो। इस पूरी प्रक्रिया में एक महिला को बहुत सारी दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ सकती है।
बीचों बीच एट रेगुलर इंटरवल्स डॉक्टर कुछ ब्लड टेस्ट के लिए कह सकते हैं, कुछ अल्ट्रासोनोग्राफीज के लिए कह सकते हैं, ताकि वो ये ट्रैक कर पाए कि एग्स अभी किस स्टेज में पहुंचे हैं, एग्स की मैच्योरेशन हुई है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप होता है एग्स रिट्रीवल, यानी कि ओवरी से अब मैच्योर एग को बाहर लाना। इस प्रोसीजर को ओवुलेशन के 34 to 36 आवर्स के बाद किया जाता है। अब ओवुलेशन क्या है, अगर आप ये समझना चाहते हैं या इसका आपकी प्रेगनेंसी से या कंसेप्शन से किस तरीके का रिलेशन है ये समझना चाहते हैं, तो आपको मेरा प्रीवियसली पब्लिश्ड वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और एक ऐसे कपल के लिए जो कि अभी फैमिली प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ओवुलेशन की एक जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। सो ये जो एग्स रिट्रीवल का प्रोसेस है, ये एक बहुत ही माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट क्लिनिक पे या फिर डॉक्टर के चेम्बर में ही किया जाता है। इसके लिए ओटी में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्स निकालने के प्रोसीजर के दौरान महिला को बेहोश किया जाता है या फिर रिलैक्स रहने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, और फिर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से योनि मार्ग के द्वारा एक पतली सुई डालकर एग्स को निकाला जाता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के बारे में भी अगर आप जानना चाहें तो मेरे चैनल के दूसरे वीडियोस को देख सकती हैं। मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एग्स को सुई की मदद से फॉलिकल से अलग करके निकाल लिया जाता है। इसमें एक सक्शन का यूटिलाइजेशन होता है, और जो भी एग्स इसके आगे हेल्दी और परिपक्व दिखते हैं, मतलब मैच्योर दिखते हैं, उनको फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक और स्टेप है एग्स कलेक्शन या एग रिट्रीवल की तरह ही स्पर्म कलेक्शन। सो हो सकता है कि मेल पार्टनर को कहा जाए कि मास्टरबेशन के थ्रू वो स्पर्म की एक कलेक्शन उस लैब में दे, या फिर कुछ केसेस में टेस्टिकुलर एस्पिरेशन के द्वारा भी स्पर्म की एक कलेक्शन की जाती है। लेबोरेटरी में स्पर्म को स्पर्म फ्लूइड से अलग किया जाता है, और इसके आगे स्टेप में जो कि फर्टिलाइजेशन वाला स्टेप है, उसमें इसी स्पर्म का यूटिलाइजेशन किया जाता है। फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है। नॉर्मली अगर स्पर्म्स हेल्दी हैं, उनकी मोटिलिटी वगैरह सही है या काउंट वगैरह सही है, फिर एक स्पर्म और एक ओवम को एक स्पेशल कंटेनर में ओवरनाइट रखा जाता है और नॉर्मली फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इन केस अगर स्पर्म की हेल्थ सही ना हो, मतलब नंबर्स कम हो, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी सही ना हो, या फिर ऐसा हो कि पहले आईवीएफ साइकिल में इस कपल को एक फेलियर मिल चुका है, ऐसे केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं विद इन द एग, और इसके आगे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लास्ट स्टेप होता है एम्ब्रायो ट्रांसफर, मतलब इस फर्टिलाइजेशन के आगे भ्रूण को अब मां के गर्भाशय में स्थापित करना। आमतौर पर एग रिट्रीवल के 3 to 5 डेज के बाद ये प्रोसीजर होता है, और ये यूं तो एक पेनलेस प्रोसीजर होता है, लेकिन हो सकता है महिला को एक हल्का पेन रिलीवर दिया जाए ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। इसके आगे डॉक्टर वजाइना से यानी योनि मार्ग से सर्विक्स, जिसे गर्भाशय का ओपनिंग कहते हैं, वहां से गर्भाशय में एक लंबी पतली लचीली ट्यूब, जिसे कैथेटर कहा जाता है, उसके थ्रू एक या एक से अधिक भ्रूण को यूट्रस यानी गर्भाशय में रखते हैं। सो ये हो जाता है एम्ब्रायो ट्रांसफर। इसके आगे हो सकता है उस महिला के सर्विक्स से एक तरल पदार्थ बाहर आए, ये काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन उनको किसी तरीके का कोई पेन नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ हो तो डॉक्टर को उन्हें तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। कुछ ऐंठन सा या क्रैम्पिंग सा उन्हें ज़रूर महसूस हो सकता है। कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनको ऐसा लगता है उनका पेट थोड़ा फुला हुआ सा है, या फिर उनके ब्रेस्ट में थोड़ी टेंडरनेस है, या कुछ महिलाओं को कब्ज की समस्या भी हो सकती है। इसके आगे कंसेप्शन तभी होती है या प्रेगनेंसी तभी होती है अगर ये जो एम्ब्रायो ट्रांसफ़र किया गया हो, ये यूट्रस के लाइनिंग में खुद को अच्छे से अटैच कर दे, इसके आगे इम्प्लांटेशन हो, और फिर इसके आगे जो भी प्रोसीजर है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही आगे बढ़ता है। इस प्रोसीजर के आगे उस दिन महिला को रेस्ट करने के लिए कहते हैं अक्सर डॉक्टर, लेकिन फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपने डेली लाइफ में करती है उसको बरकरार रख सकती है। इसके आगे 8 से 10 हफ्ते तक उस महिला को प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं ताकि उनका गर्भ ठहर सके। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो इस एम्ब्रायो के सर्वाइवल में काफ़ी मदद करता है।
आईवीएफ एक बहुत ही कॉस्टली और जटिल प्रक्रिया है और बहुत बार ऐसा होता है कि आईवीएफ का साइकिल फेल हो जाए और बार बार इस तरीके के प्रोसीजर से गुजरने की वजह से मानसिक रूप में उस कपल को या उस फैमिली को काफ़ी तनाव के थ्रू गुजरना पड़ता है। बोथ फिनेंशियल एज वेल एज इमोशनल बर्डन उन पे रहता है। सो बहुत ज़रूरी है इस दौरान पॉजिटिव रहना। अपने डॉक्टर से हर एस्पेक्ट के बारे में आप पूछें, उनसे कांटेक्ट में रहें। उन दूसरे कपल से भी आप बात कर सकते हैं जो इस तरीके के आईवीएफ के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं। इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आईवीएफ के बारे में समझ आ गया होगा। इसी तरीके से मेडिकल टॉपिक्स को एक सिंपल वे में मैं इस वीडियो में समझाती हूँ, उन सारे टॉपिक्स को जो प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से रिलेटेड है। साथ ही मैं नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे आगे बढ़ती है या फिर पेरेंटिंग में अपनी जो एक्सपीरियंसेस रही हैं मेरी, मैं एक ट्विन मॉम हूँ, अभी बच्चे 3 साल के हो गए हैं। सो इस पूरे ड्यूरेशन में जो कुछ भी मैंने सीखा है वो भी मैं शेयर करती हूँ। चैनल को आप देखिए, उसके प्लेलिस्ट से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून।